हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सर्च टू नॉलेज 369। तो आप सबका स्वागत है बच्चों। इससे पहले भी मैंने क्लास 9 का साइंस का व्रज का ही पेपर 1, 2, 3, 4 का सेक्शन भी ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। जो उन वीडियोस की लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं वीडियोज़ को। तो बच्चों जो भी आंसर आपको इस वीडियोस में मिलते हैं वो सारे एग्जाम के आंसर ओरिएंटेड ही होते हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट कर एज इट इज़ इसकी नोट्स बना सकते हैं, उसको आंसर में लिख सकते हैं, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो यहाँ पर हमारा जो पहला सवाल है 25वां सवाल, जिसमें हमें क्या करना है, परिभाषा देनी है। तो यहाँ पर दो परिभाषा है, एक है संलग्न और है निक्षेपण। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं संलग्न को। तो संघनन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा कि जब कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर तरल अवस्था में बदल जाता है तो इस प्रक्रिया को संलग्न कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण हो जाएगा बर्फ का गर्म होने पर पानी में बदल जाना। दूसरी जो परिभाषा है यहाँ पर निक्षेपण। तो निक्षेपण किसे कहते हैं, तो जब भी कोई गैस सीधे ठोस में बदल जाती है तो और बीच में वो तरल अवस्था में नहीं आती है तो इस प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। जैसे ठंडी जगहों पर जो जल व वाष्प है सीधे बर्फ बन जाता है तो उसे ही निक्षेपण का उदाहरण हम देख लेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एवं 6 ग्राम एसिडिक अम्ल अभिकृत होते हैं। 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड 0.9 ग्राम जल उत्पादन के रूप में प्राप्त होते हैं। 8.2 ग्राम सोडियम एसीटेट और इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए कि यह परीक्षा द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, हमें ये बताना है कि क्या ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है कि नहीं। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम आखिर कहता क्या है। तो ये कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब इसके अनुसार देखिए यहाँ पर अभिकारकों का द्रव्यमान कितना दिया है, तो सोडियम कार्बोनेट 5.3 ग्राम और एसिडिक अम्ल में 6 ग्राम दिया हुआ है। वहीं पर दूसरी तरफ हमें उत्पादों का जो द्रव्यमान है वो कितना दिया हुआ है, तो सोडियम एसिटेट 8.2 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम और जल हमें 0.9 ग्राम दिया है। अगर अब हमें अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पादों के द्रव्यमान का टोटल करेंगे तो यहाँ पर देखिए अभिकारकों का द्रव्यमान कितना आ जाएगा 11.3 ग्राम और अभी उत्पादों का द्रव्यमान का भी टोटल आ जाएगा 11.3 ग्राम। तो यहाँ पे दोनों ही समान हो गए। इसका मतलब ये निष्कर्ष निकलता है कि जो अभिकारकों और उत्पादों का कुल द्रव्यमान 11.3 है, इसलिए यह अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर उससे पहले आप देख लीजिए जो रासायनिक समीकरण है, या आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा जो नेक्स्ट सवाल है 27वां सवाल, जिसमें हमें सुक्रोज का आणविक द्रव्यमान का परिकलन। यहाँ पर जो सुक्रोज है, यहाँ पर देख लेते हैं इसका। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर जो हमें सूत्र दिया है, ये सवाल मैंने, अगर आपने पहले लास्ट के जो वीडियोस देखे हो तो आपको बहुत अच्छे से अब ये सवाल आता होगा, पर जो भी वीडियो पे मेरे बच्चे नए हैं मैं उनके लिए वापस से इस सवाल को समझा दे रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर C12H22 और O11 देकर रखा है, जहाँ पर जो कार्बन है उसके कितने अणु है, तो 12 अणु है, 12C हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने अणु है, तो 22 अणु है। ओके, और ऑक्सीजन के कितने अणु है आपको दिख रहा है, 11 अणु है। अब यहाँ पे हमने C को, H को और O को ब्रैकेट में रखा है, वो इसके लिए देखो यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, क्योंकि हमें 12 कार्बन दिया है 12 यूनिट और हाइड्रोजन दिया है 1 यूनिट, ऑक्सीजन दिया है 16 यूनिट। इन तीनों का गुणा हम करेंगे तो हमारा 144 प्लस 22 प्लस 176 आ जाएगा। ओके, अब इनका टोटल करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 342 यूनिट। तो यही हो गया हमारा आणविक द्रव्यमान का परिकलन। ठीक है बच्चों, तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो सवाल है नेक्स्ट 28वां सवाल, जिसमें कोबाल्ट जो CO है 60 और यूरेनियम 235 के उपयोग बताने। सबसे पहले देख लीजिए इसका उपयोग। तो पहला इसका उपयोग है औषधि विज्ञान में, दवाइयों को शरीर के सही हिस्से तक पहुंचाना। दूसरा है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, यानी शरीर में जो हानिकारक मुक्त कणों को कम करने में। तीसरा अगर मैं बात करूं इसके उपयोग की C60 की, तो तीसरा इसका जो उपयोग है वो है नैनो टेक्नोलॉजी में, यानी नैनो पदार्थों और नैनो उपकरणों को बनाने में। चौथा अगर इसका उपयोग हम देखें तो वो है जो सौर कोशिकाएं हैं उसके अंदर, यानी ऊर्जा रूपांतरण की दक्षता बढ़ाने में। पांचवा जो और लास्ट उपयोग है इसका जो सुपर कंडक्टर बनाने में, यानी कुछ यौगिकों में सुपर कंडक्टिविटी को प्राप्त करने के लिए C60 फ्लोरीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है यूरेनियम 235, ओके 235 यू का। इसका क्या उपयोग है, तो देखिए सबसे पहले इसका जो उपयोग है
वो हो जाएगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन में, यानी परमाणु रिएक्टर में जो बिजली बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा इसका उपयोग है परमाणु हथियारों में, यानी परमाणु बम बनाने में। तीसरा इसका उपयोग होता है वैज्ञानिक अनुसंधान यानी रिसर्च के अंदर, जो नाभिकीय अभिक्रियाओं के अध्ययन के लिए इसका होता है, ठीक है, उपयोग। और चौथा है पनडुब्बी और जहाजों में, यानी परमाणु ऊर्जा से चलने वाले जो जहाज और पनडुब्बियों में ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पर हमारा दोनों का उपयोग पूर्ण हुआ। आगे बढ़ते हैं हमारे 29वें सवाल की तरफ। तो यहाँ पे सवाल है हमारा कार्डिक यानी हृदय के 3 लक्षण बताइए। तो देख लेते हैं हृदय के 3 लक्षण। सबसे पहला है अनैच्छिक पेशी, यानी ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती है ना, अपने आप लगातार संकुचित और प्रसार करती रहती है। दूसरा इसका लक्षण है ये शाखित संरचना है, इसकी कोशिकाएं शाखाओं की तरह जुड़ी होती है और आपस में जाल जैसा बनाती है। तीसरा मैं जो लास्ट लक्षण की अगर मैं बात करूं तो इसका क्या लक्षण है कार्डिक का, तो ये लगातार कार्य करने की क्षमता रखती है, यानी ये बिना थके जीवन भर लगातार काम करती रहती है और हृदय की धड़कन बनाए रखती है। तो ये कार्डिक यानी हृदय के 3 लक्षण हो गए। हमारा 30वां सवाल है, यहाँ पर हमें ABCD दिया हुआ है जिसका हमें नाम यहाँ पर ब्रैकेट में से खोज कर लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो प्लाज्मा कोशिका है, A वाला जो भाग है वो प्लाज्मा कोशिका वाला है ना। उसके बाद जो हमारा रेस कोरक है वो आ जाएगा बी वाले भाग में, और उसके बाद हमारा जो बृहत बक्षकाएं हैं वो सी है, और जो डी वाला पॉइंट है आपको दिख रहा है वो हो जाएगा संपेषणी कोशिकाएं, जो डी वाला भाग है। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 31वां जो सवाल है उसकी तरफ। तो यहाँ पे जो हमारा जो 31वां सवाल है 31 वाला सवाल, ये देखिए आप, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर नियमित त्वरित गति और अचल वेगी गति के बीच में अंतर स्पष्ट करना है। यहाँ पे कुछ मेजर पॉइंट है जिनके बेस पर मैं आपको अंतर यहाँ पर बताऊंगी, जैसे उसके आधार पर। जैसे सबसे पहले परिभाषा की बात करें तो जब भी किसी वस्तु का वेग समान अंतराल में समान मात्रा में बदलता है तो उसे नियमित त्वरित गति कहते हैं। दूसरी तरफ जब किसी वस्तु का वेग स्थिर रहता है, नहीं बदलता है, तो उसे अचल वेगी गति कहते हैं। दूसरा इसके त्वरण की बात करें हम, तो नियमित त्वरित गति में क्या होता है, इसमें त्वरण जो है स्थिर होता है, नियत होता है, पर वहीं दूसरी तरफ इसका जो त्वरण है अचल वेगी गति का, इसमें त्वरण शून्य होता है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूं इनके वेग में परिवर्तन की, तो इसका जो वेग है बढ़ता या घटता रहता है, पर अचल वेगी गति में वेग बिल्कुल समान रहता है। उदाहरण की बात करें तो नियमित त्वरित गति में गुरुत्वाकर्षण के कारण जो वस्तु गिरती है ना, पर यहाँ पे अचल वेगी में सीधी सड़क पर समान वेग से चलती हुई कार इसका उदाहरण हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया 31 वाला सवाल। अब हमारा जो 32वां सवाल है, यहाँ पे अवस्थाएं दी हुई है। अब हमें एक उदाहरण देना है। जैसे पहला है कि कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग शून्य हो। दूसरा है कि कोई त्वरित वस्तु एक समान चाल से गति कर रही हो। और तीसरा है कि कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो तो क्या होगा। तो सबसे पहला जो है कंडीशन वो संभव है। उदाहरण के लिए आपको मैं समझाऊं कि किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर सबसे ऊंचे बिंदु पर वेग शून्य होता है लेकिन गुरुत्वीय त्वरण बना रहता है। दूसरा जो कंडीशन है वो भी संभव है, क्योंकि वृत्तीय गति में वस्तु एक समान चाल से चलती है पर दिशा बदलने के कारण वो त्वरित होती है, जैसे गोल चक्कर में चलती हुई कार। तीसरी जो कंडीशन है सी वाली, वो भी संभव है, क्योंकि उदाहरण के तौर पर वृत्तीय गति में वस्तु की गति की दिशा के लंबवत केंद्राभिमुख त्वरण होता है, जैसे धागे में बंधे पत्थर को हम घुमाते हैं उस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे हमने तीनों कंडीशन देखी जो संभव रही। ओके, तो आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, तो अब हमारा 33वां जो सवाल है यहाँ स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि नीचे दिए गए उदाहरण में गेंद का जो वेग है कितनी बार बदलता है, जानने का प्रयास करें। जैसे फुटबॉल का एक खिलाड़ी गेंद पर किक लगाकर गेंद को अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ी के पास पहुंचाता है, दूसरा खिलाड़ी उस गेंद को किक लगाकर गोल की ओर पहुंचाने का प्रयास करता है, विपक्षी टीम का गोलकीपर गेंद को पकड़ता है और अपनी टीम के खिलाड़ी की ओर किक लगाता है। तो यहाँ पे पहले कौन कौन सी सिचुएशन है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पहले कंडीशन की, तो देखो यहाँ पे पहला खिलाड़ी गेंद को किक मारकर दूसरे खिलाड़ी के पास पहुंचाता है, तो यहाँ पर गेंद का जो वेग है वो बदलता है। दूसरा खिलाड़ी गेंद को किक मारकर गोल की ओर भेजता है, यहाँ फिर से वेग बदलता है। और इसके बाद जो
गोलकीपर है गेंद को पकड़कर अपनी टीम के खिलाड़ी की ओर किक करता है तो ये तीसरी बार वेग बदलता है। तो यहाँ पर जो हमारा कंक्लूजन है कि गेंद का वेग कुल 3 बार बदलता है। तो गेंद का वेग यहाँ पर कितनी बार बदला है? 3 बार बदला है। तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 34वां कि जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं और जब विरामावस्था से गतिशील होती है तो पीछे की ओर झुक जाते हैं और हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए इसका कारण ये जड़त्व के कारण होता है जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से संबंधित है। यहाँ पर जैसे जब चलती हुई बस अचानक रुकती है ना तब हमारे शरीर का जो निचला भाग है बस के साथ रुक जाता है, लेकिन शरीर का ऊपरी भाग अपनी गति की अवस्था बनाए रखने की कोशिश करता है ना। दूसरी चीज है जब बस विरामावस्था से अचानक चलती है तब शरीर का निचला भाग बस के साथ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन ऊपरी भाग जो विश्राम की अवस्था में बनाए रखने की कोशिश करता है, इसलिए हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये दोनों कंडीशन क्या होती है? क्रिएट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमें कहा हुआ है कि हमें दोनों ही कंडीशन पूछी हुई थी जो हमने बता दिया। अब इसका आंसर कंक्लूजन ये निकला कि ये जब जड़त्व के कारण होता है जिसके अनुसार कोई भी वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करती है। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारा 35वां सवाल है यहाँ पर। तो जब आप अपनी सारी शक्ति लगाकर एक बड़ी चट्टान को धकेलना चाहते हैं और इसे हिलाने में असफल हो जाते हैं तो क्या इस अवस्था में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? तो आपके द्वारा व्यय की गई जो ऊर्जा है क्या होगा? तो देखो यहाँ पर हाँ, इस स्थिति में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है जब आप पूरी शक्ति लगाकर बड़ी चट्टान को धकेलने का प्रयास करते हैं लेकिन वह नहीं हिलती है, तब भी अपने शरीर के द्वारा जो किया गया ऊर्जा व्यर्थ नहीं होती है, क्योंकि ये ऊर्जा हमारी क्या होती है? मांसपेशियों में और आसपास के वातावरण में उष्मा के रूप में बदल जाती है। तो यहाँ पे जो मेन आंसर है कि आपके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा मुख्यतः उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होकर शरीर और वातावरण में चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 36वां सवाल। तड़ित मतलब बिजली होता है बच्चों। तो तड़ित की जो चमक है यानी गर्जन के साथ में होती है, पर यहाँ पर ऐसा कह रहा है कि हमें चमक दिखाई देने के कुछ सेकंड बाद ध्वनि सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसके लिए होता है प्रकाश और ध्वनि के गति में परिवर्तन होने के कारण। क्यों? क्योंकि प्रकाश का जो गति है वो लगभग 8 मीटर पर सेकेंड होता है और ध्वनि का कितना होता है? लगभग 340 मीटर पर सेकेंड होता है, जिसकी वजह से हमारी जो आंखें है ना, प्रकाश पहले हमारी आंखों तक पहुंचता है और ध्वनि बाद में हमारे कानों तक पहुंचती है। समझ में आया? तो ये मेन रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे एकदम याद रखना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का हमारा 37वां सवाल। क्या है हमारा 37वां सवाल? कि प्रग्रहण मत्स्य, समुद्री मत्स्य संवर्धन और जल संवर्धन में क्या अंतर है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इन तीनों का मतलब क्या है, फिर देखेंगे मैं अंतर क्या है। सबसे पहले प्रग्रहण मत्स्य संवर्धन, तो इसमें प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे नदियों, झीलों और समुद्र से मछलियां पकड़ी जाती हैं। इसमें मछलियों के कृत्रिम रूप से पाला नहीं जाता है, जैसे समुद्र या नदी से मछली पकड़ना हो गया। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं जो हमारा था कौन सा, तो वो हमारा था समुद्री मत्स्य संवर्धन। तो ये क्या है? इसमें समुद्र के जो पानी से मछलियां प्राप्त की जाती है। यहाँ पे प्रग्रहण मत्स्य का ही एक प्रकार है ये भी, जैसे उदाहरण ट्यूना हो गया, सार्डिन हो गया, मैकेरन, ये सारी समुद्री मछलियां हैं। तीसरा हमारा था जल संवर्धन। तो जल संवर्धन क्या होता है? तो देखिए बच्चों, जल संवर्धन का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पे इसमें तालाब, झील या टैंक में मछलियों को कृत्रिम रूप से पाला और बढ़ाया जाता है। इसमें मछलियों की देखभाल, भोजन और प्रजनन नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो ये जल कृषि मत्स्य संवर्धन दोनों ही है, कृषि और मत्स्य संवर्धन। ठीक है, तो ये तीनों का मतलब हो गया। अब मुख्य अंतर क्या है? देखिए, प्रग्रहण मत्स्य जो है प्राकृतिक जल से मछली पकड़ना है, समुद्री मत्स्य समुद्र से मछली पकड़ना है, पर जल कृषि संवर्धन तालाब या टैंक से मछली पालना होता है। ठीक है बच्चों, तो ये इसके मुख्य अंतर हो जाएंगे। अब चाहे तो ये लास्ट वाला अंतर भी लिख सकते। तो यहाँ पर हमारा जो पेपर 5 का सेक्शन बी है वो कंप्लीट होता है, पूरा होता है। ओके बच्चों, तो वीडियो एंड करने से पहले सबसे जरूरी बात कि आप एक जरूरी काम हमेशा भूल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो लेक्चर आप बिल्कुल से मिस न कर सके और आप पहले से प्रिपेयर रह सके अपने एग्जाम के लिए। ओके बच्चों, तो यहाँ पर जो अब नेक्स्ट आने वाला वीडियो है वो हमारा होगा पेपर 1 का ही, पर सेक्शन सी और डी कंबाइंड होगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।